चलिए बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अब हम लोगों को उसका एप्लीकेशन पार्ट समझना है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। तो नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एप्लीकेशन। इसमें बच्चों पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज फाइंडिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा गिवन हो तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे देखते हैं। द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको मालूम है, प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर जो भी स्पेसिफाइड है। कैसे पता करेंगे? डेल्टा आर एच नॉट इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां से नहीं समझ में आएगा, आप इस चीज पे ध्यान दो बेटा। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करनी हो तो हमें करना क्या है? प्रोडक्ट साइड के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके सभी कंपोनेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम माइनस रिएक्टेंट साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। तो समीशन का मतलब है हमने क्या किया? ऐड किया। प्रोडक्ट साइड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड किया माइनस फिर रिएक्टेंट साइड पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करके क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर रिएक्शन ऐसी है, सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी फॉर्म C एंड D, स्मॉल ABCD आर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्मॉल ABCD आर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नॉट पता करना हो तो ऊपर इस फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे? फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स का माइनस समीशन होगा यहां पे, ठीक है, माइनस फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स का। ठीक है, अब आपको ऐड करना है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जरा प्रोडक्ट्स में देखते हैं। C है और D है। तो बेटा आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखना पड़ेगा, लेकिन वो पर मोल होता है। यहां कितने के लिए है? C के लिए, तो आपको C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो टोटल एंथैल्पी आप इसके लिए पता कर पाओगे। सिमिलरली D के लिए भी आपको उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये भूलना नहीं है। जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना ही है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड में। अगर और भी प्रोडक्ट्स होते तो उनको भी ऐड करते। माइनस रिएक्टेंट साइड में बेटा A है और B है। सिमिलरली आप A के लिए A के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से और कैपिटल B के लिए स्मॉल b है ना, B के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कौन सी साइड हो गई? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये पहला एप्लीकेशन है और मोस्ट आप बोल सकते हो यूज्ड एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और मिलेंगे। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग स्टेबिलिटीज ऑफ एलोट्रोप्स। जैसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल अगर ले तो एक चीज का आपको ध्यान रखना बेटा कि अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इज लेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विद साइन देखना, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो इनवर्सली रिलेटेड है। एक एग्जांपल देखो बेटा, डेल्टा HF नॉट कार्बन ग्रेफाइट का 0 है। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए कितना है? 0। और कार्बन डायमंड के लिए जो फॉर्मेशन है वो 1.827। ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है। ये आपको अगर डेटा गिवन हो, सपोज ये डेटा गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट और डायमंड में विच इज मोर स्टेबल एलोट्रोप, जिसका डेल्टा H ज्यादा उसका आप बोलोगे स्टेबिलिटी कम। 0 और 1.827 में ऑब्वियसली 1.827 ज्यादा है तो डायमंड की स्टेबिलिटी कम होगी और ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और हम लोग सर बोलते भी हैं कि ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये बात हो गई प्रेडिक्टिंग स्टेबिलिटीज ऑफ एलोट्रोप्स पे। इस पे ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। और आपको याद नहीं रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी क्या है, वो आपको गिवन होगी तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए। अब इन पे बेस जो हम लोगों ने अभी 2 एप्लीकेशन पढ़े उस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जब करेंगे तभी हम सीख पाएंगे कि जो अभी हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों मेरा जैसे बार बार मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन करने के पहले, हम लोगों का सॉल्यूशन देखने के पहले वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना है।
जब आप खुद अटेम्प्ट करोगे फिर हम लोग के सोल्यूशन को देखोगे तभी आप बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे चीजों को। सही बात। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ N2O5 gaseous in kilojoule per mole on the basis of the following data। तो इस तरह के क्वेश्चंस खूब मिलते हैं। हमें कुछ डेटा गिवन है और इस डेटा के बेसिस पे हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी स्टैंडर्ड स्टेट में, किसके लिए? N2O5 के लिए। ठीक है, अब गौर करते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। हमें एक रिएक्शन गिवन है 2NO प्लस O2 इक्वल 2NO2 और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा RH की वैल्यू गिवन है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन गिवन है 4NO2 प्लस O2 इक्वल 2N2O5 और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी डेल्टा RH गिवन है। और एक लास्ट में डेटा गिवन है NO का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 90.2 किलोजूल पर मोल गिवन है। अब सबसे पहले दिमाग में अप्रोच आना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो अभी चीजें सीखी उसके बेसिस पे। अब बेटा गौर करो, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 पता करना है, वो किस रिएक्शन में अपीयर हो रही है? इस वाले में। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन पे थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं। इस रिएक्शन के लिए अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसको अप्लाई करते हैं। चलिए, डेल्टा RH तो गिवन है, कितना? -102.6। दिस इज डेल्टा RH, दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस, बिल्कुल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड का। तो एक ही कंपोनेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज ट्वाइस डेल्टा FH0 किसका? N2O5 गैसियस का। तो मैं गैस लिख नहीं रहा हूं, वो अंडरस्टूड है बेटा, है ना? ठीक है, ये तो हो गया। प्रोडक्ट साइड पे कोई और कंपोनेंट है क्या? नहीं, तो बस इतना लिखेंगे, माइनस। रिएक्टेंट साइड पे अब 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है O2 और दूसरा है NO2। O2 स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट है और सर आपने बताया कि एलिमेंट का 0 लेना है। O2 का आप ढूंढोगे नहीं कि इसका तो दिया नहीं हुआ, बोनस, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं होगा। O2 स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट है और स्टैंडर्ड स्टेट में कन्वेंशनली क्या एज्यूम करते हैं फॉर्मेशन? 0। तो इसका तो बेटा 0 हो गया, तो मतलब O2 का तो हो गया 0। फिर NO2 का मालूम नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए NO2 का डेल्टा FH0 NO2 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो प्लस 4 इंटू डेल्टा FH0 किसका? NO2 का। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है, इसमें ये चीज पता करनी है, पर ये खेल बिगाड़ रहा है। दोनों ही नहीं पता है। एक तरह से 2 अननोन है, इक्वेशन एक है ना बेटा? 2 अननोन है, एक ही अननोन है, एक ही अननोन। पर ये अननोन हम पता करने की कोशिश करेंगे जो दूसरे गिवन डेटा है उससे। ये हमारे लिए अभी इक्वेशन ऐसे ही रखी रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, चलिए इस वाली इक्वेशन पे फोकस करते हैं। फिर से वही वाला फॉर्मूला इस वाली इक्वेशन के लिए अप्लाई करो। क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा RH0 विच इज -114 इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा FH0 किसका? NO2 गैसियस का। ठीक है, क्या और कोई प्रोडक्ट है? नहीं। माइनस O2 का कितना? 0 और NO का जरा देखो लास्ट में दिया हुआ है ना? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो माइनस इसका तो हो गया बेटा 0, इसका होगा 2 इंटू 90.2। यहां इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है। क्या अननोन है वो? डेल्टा FH0 NO2। तो इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। डेल्टा FH0 NO2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी -114 प्लस दिस इज 180.4। 180.4 दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 है ना? ट्वाइस है ना? तो 2 ये हो गया बेटा डेल्टा FH0 NO2। अब आपको कुछ नहीं करना है, हाँ बिल्कुल, इस वाली वैल्यू को आपको यहां ले जाके चिपका देना है। ध्यान रखना ये 4 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? जब आप उसको सॉल्व करोगे फिर 2 से डिवाइड करना, तो आपको किसकी वैल्यू मिलने वाली है? डेल्टा FH0 N2O5। थोड़ा सा सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.1 किलोजूल पर मोल। समझ में आया? हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अब यहां थोड़ा एनालिसिस है, मतलब इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या चीज गिवन है, किससे क्या चीज निकाल सकते हैं, है ना? तो थोड़ा एक रास्ता आपको बनाना पड़ेगा कि कहां से क्या चीज आएगी, उसको कहां सब्स्टिट्यूट करना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट सर। इसमें कई बार बच्चे ऐसे भी डाउट पूछते हैं कि सर N2O5 का हमें निकालना है, तो हमें N2 और O2 से मिलके बना होगा ये, तो हमें वो तो दिया ही नहीं है। हाँ, वो नहीं दिया हुआ है। तो जो डेटा गिवन है हमें उसी को ही यूज करना है। बिल्कुल ऑब्वियसली, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं,
है ना। और हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि एक ऐसा मेथड एडॉप्ट करें जो शॉर्टर हो और आसानी से हो जाए, ये नहीं कि एक पेज पर हम करते ही रहे। सही बात। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके, फिर और भी एक आध क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, आपको अगर गौर करो तो 3 रिएक्शंस गिवन है, NH3 + 3Cl2 = NCl3 + 3HCl। रिएक्शन का डेल्टा H गिवन है, डेल्टा H1। N2 + 3H2 = 2NH3, डेल्टा H2 गिवन है। और H2 + Cl2 = 2HCl, डेल्टा H3 गिवन है। ठीक है, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 पता करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H। मतलब जो गिवन एंथैल्पी का डेटा है उसके टर्म्स में NCl3 का फॉर्मेशन पता करना है। ठीक है, अब फिर से अप्रोच तय करते हैं। हमें पहली रिएक्शन में NCl3 अपीयर होता हुआ दिख रहा है और उसका फॉर्मेशन पता करना है, उसका बेटा फॉर्मेशन पता करना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस पहली रिएक्शन से हम लिखने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट साइड का, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे डेल्टा FH0 NCl3, ये तो हमें पता ही करना था, प्लस और भी एक प्रोडक्ट है थ्राइस डेल्टा FH0 किसका, HCl का। क्या और कोई प्रोडक्ट है? नहीं। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस रिएक्टेंट साइड में अमोनिया है और Cl2 है बेटा। अमोनिया का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, तो यहां 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डेल्टा FH0 NH3 Cl2 का 0 एलिमेंटल फॉर्म। Cl2 एलिमेंट है और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में अपने, तो कन्वेंशनली इसका कितना लेते हैं, 0। तो आप 3 × 0 लिखो, चलो मैं लिख देता हूं, प्लस 3 × 0, कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट साइड का फॉर्मेशन। अब हमें ये चीज तो पता करनी है, मतलब हमें 2 चीजें और डिटरमाइन करनी है, एक ये और एक ये, फ्रॉम द गिवन अदर डेटा। अब जरा फोकस करो दूसरे और तीसरे रिएक्शन पे। चलो बेटा दूसरे रिएक्शन पे फोकस करें। आप जरा गौर करो इस वाली रिएक्शन पे, यहां 2 मोल अमोनिया बन रहा है अपने एलिमेंट से, और एलिमेंट से स्टैंडर्ड स्टेट में है। क्या इसको डेल्टा HF बोलोगे अमोनिया का? नहीं सर, नहीं। क्यों सर? 2 मोल सर, आपने बताया कि 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए भले ही स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहे हों पर उसको फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन हां, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तब जरूर फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को एक काम करता हूं, मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, हाफ N2 गैसियस है ना, मैं गैस लिख नहीं रहा हूं, गैस है, प्लस 3/2 H2 गैसियस इज इक्वल टू NH3। यहां पे 1 NH3 या NH3 आ जाएगा। जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डेल्टा H को भी हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी डेल्टा H2/2, है ना, डेल्टा H2/2। क्या यही रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं लग रहा है आपको? वो फॉर्मेशन एंथैल्पी है किसका बेटा, अमोनिया का। तो हमें ये चीज मिल गई, कहां, ये रहा, अमोनिया मिल गया, कितना, डेल्टा H2/2। अब HCl का पता करना है, तो जरा इस वाले पे आओ आप, फिर से वही चीज है, अगर हम इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल HCl बनेगा, वो भी अपने एलिमेंट से स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा HCl का। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, वो आप कर लोगे बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो आप कर लोगे। इसका मतलब जो डेल्टा FH0 HCl है वो और कुछ नहीं बल्कि इसी का हाफ है, डेल्टा H3/2। चलिए इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा H1 इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है, NCl3 का तो हमें पता करना है, ठीक है, थ्राइस, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने डेल्टा डेल्टा H3/2 निकाली, और माइनस ये वाली वैल्यू डेल्टा H2/2 है। हमें ये चीज पता करनी है तो उधर ले आते हैं, डेल्टा FH0 NCl3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3। समझ में आया? सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया कि कैसे गिवन डेटा से हम लोग आंसर को लाएंगे।
बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, Manipulation है बस। ठीक है। तो बेटा आंसर ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, सेम आंसर, सेम आंसर है। सेम आंसर बेटा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन फिर देखें, हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यूपी पूछ रहे हैं, क्यूपी एक तरह से डेल्टा एच है ना, टू फॉर्म 1.28 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फ्रॉम CaO एंड कार्बन सॉलिड। यहां रिएक्शन नहीं गिवन है सर, तो हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन सॉलिड से कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, है ना। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CaC2 सॉलिड प्लस CO। अब दूसरा प्रोडक्ट CO होता है। अगर नहीं भी मालूम हो तो एक हिंट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CO गैसियस। एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बाइड का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज पता कर लें, फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड के कितने मोल्स के लिए पूछा गया है। 1.28 किलोग्राम, ग्राम में कितना होगा, 1280। सो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में क्यूपी पूछा गया है, CaC2 सॉरी CaC2 C2 कितना हो जाएगा बेटा, 1280 डिवाइडेड बाई मोलर मास इज 40 प्लस 24 64, सो दिस इज 20 मोल, ठीक है। यहां 1 मोल के लिए है, तो पहले 1 मोल के लिए पता कर लेते हैं, फिर बाद में 20 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे बढ़िया। अब इस रिएक्शन के लिए चलो चेंज इन एंथैल्पी पता करते हैं। तो डेल्टा RH नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी इक्वल टू, फॉर्मेशन का डेटा गिवन है आपको, तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सब एक एक ही है, तो कोई इशू नहीं है। CaC2 का गिवन है, CaC2 का गिवन है सॉरी, गिवन है कितना, -14, और एक के लिए है तो -14 ही आएगा, प्लस ये कितना गिवन है, CO गिवन है -26। ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। कार्बन सॉलिड हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो ग्रेफाइट मतलब अपने रेफरेंस स्टेट में है, तो थ्राइस इंटू 0 इज 0, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। CaO का बेटा गिवन है कितना, -152, तो ये है 26 और 14 -40, 152 -40 इज 112। ये 112 और किस में आएगा, किलो कैलोरी पर मोल में, समझ में आया। पर ये कितने मोल कैल्शियम कार्बाइड के लिए, 1 मोल है ना, क्योंकि यहां स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1। तो ये हम लोगों ने जो डेल्टा RH निकाला है दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। हमसे पूछा गया है 20 मोल्स के लिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो जाएगा 20 इंटू 112 किलो कैलोरी, दिस विल बी 2240 कैलोरीज आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 2240 बेटा उसका आंसर है, किलो कैलोरी। एक लास्ट क्वेश्चन और, डिटरमाइन डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 500 केल्विन, ठीक है। हमें डेल्टा H पता करना है 500 केल्विन पे, एंड कांस्टेंट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। इस रिएक्शन को दिया हुआ है CO प्लस H2O इक्वल टू CO2 प्लस H2। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 500 केल्विन पे हमें डेल्टा H की वैल्यू पता करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सब्सटेंस गिवन है, उनके CP गिवन है, दिस इज CPM, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा HF नॉट की वैल्यूज गिवन है, डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ले लो या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 300। अब यहां पे क्या है कि डेटा तो दिया हुआ है 300 पे, लेकिन पूछा गया है 500 पे, तो तुरंत दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, T2T1 वाला फॉर्मूला सर, किरचॉफ्स इक्वेशन, डेल्टा RH_T2 माइनस डेल्टा RH_T1 इज इक्वल डेल्टा RCP T2 माइनस T1, किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक। तो हमें ये तुरंत कैसे स्ट्राइक किया, क्योंकि डेटा दिया हुआ है 300 पे और पूछा गया है किसी दूसरे टेम्परेचर पे, तो हमें किरचॉफ्स इक्वेशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो सकता। एक काम करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पता करेंगे 300 पे, ठीक। चलिए पता करते हैं,
सो डेल्टा आर एच एट 300 कितना आएगा बेटा? प्रोडक्ट साइड के फॉर्मेशन का सम माइनस रिएक्टेंट साइड के फॉर्मेशन का सम। प्रोडक्ट साइड पे CO2 है, CO2 का फॉर्मेशन -393, H2 का 0 नहीं भी दिया होता तब भी एलिमेंट 0, तो इसको रहने दे, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट साइड में H2O कितना? -241 प्लस दिस CO, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा वो, -110। तो ये वैल्यू आने वाली है, कितनी आने वाली है? -351 और ये है -393, तो -42 आएगी किलो जूल पर मोल। ये -42 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा H की वैल्यू 300 केल्विन पे, हमें पता किस पे करनी है? 500 केल्विन पे, तो किरचॉफ्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पे डेल्टा आर सीपी भी पता कर लेते हैं। ये क्या होगा? सीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट। चलिए सीपी ऑफ प्रोडक्ट इज CO2, CO2 का कहा है? ये 37 और 1 ही है, तो यहां पे 1 × 37, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, 37 प्लस H2 का 29, ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड का सीपी माइनस रिएक्टेंट साइड। CO प्लस H2O, CO इज 29 और H2O इज 33, 29 तो उड़ ही जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया। लेकिन यूनिट ध्यान रखें, ये वैल्यू थी किलो जूल, ठीक है, और ये जूल्स में, ये देखिए यहाँ पे जूल है, ये जूल है, और ये वैल्यू किसमें है? किलो जूल, तो यहाँ पे जूल है ना, तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है, बढ़िया है। हमें डेल्टा आर एच एट 300 मिल चुका है, हमें डेल्टा आर सीपी मिल चुका है। नाउ लेट अस अप्लाई किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वो क्या है? डेल्टा आर एच एट T2 माइनस डेल्टा आर एच एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा आर सीपी T2 माइनस T1। हमारे लिए T2 इज 500, T1 इज 300। सो डेल्टा आर एच 500 पता करना है, माइनस ये चीज अभी हम लोगों ने पता की -42 किलो जूल, तो -42 किलो जूल है ना, यूनिट का ध्यान रखेंगे, उधर कन्वर्ट करें। डेल्टा आर सीपी हम लोगों ने 4 डिटरमाइन की, लेकिन जूल में। T2 इज 500, T1 इज 300, लेकिन ये वैल्यू जूल में है और इधर किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1000 से डिवाइड किया। दिस इज माइनस माइनस प्लस, डेल्टा आर एच एट 500 माइनस माइनस प्लस 42 इज इक्वल टू, ये कितना आने वाला है? 0.2 शायद, है ना, 0.8 आने वाला है, 0.8 आने वाला है। उधर ले जाओ बेटा, तो डेल्टा आर एच की वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस में, तो ये आ जाएगा -41.2। वैल्यू शुड बी इन किलो जूल और यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये वैल्यू आएगी डेल्टा एच की इस पर्टिकुलर रिएक्शन। एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन भी मिला और किरचॉफ्स इक्वेशन भी। सर ये इस क्वेश्चन की खास बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये जो रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इस पे आईआईटी में सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके। तो ये रिएक्शन अगर आपको वैसे भी याद हो, इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर आपको वैसे ही याद हो तो इस पे भी खूब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिकली सर आईओसी में काम देखा है, आईओसी की रिएक्शंस पे न्यूमेरिकल बनते हैं फिजिकल, बिल्कुल बन। तो ये चीज भी दिमाग में रखी जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, जितनी रिएक्शंस हो सके दिमाग में रखते जाएं, वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा।